साथियों नमस्कार। दिल्ली परिवहन निगम की प्रशिक्षण शाला में आप सबका स्वागत है। मैं पीसीआरए से कुलदीप सिंह सिंधु, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपके पास आया हूँ। हमारे ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें पीसीआरए द्वारा बताया जाता है कि किस प्रकार अपने तेल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी या बिजली का हम प्रयोग करते तब किस तरह उसको बचा सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ये तेल बचाना क्यों है। तेल हमें इसलिए बचाना है कि तेल बहुत अल्प मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है जो सन 2050 तक भूवैज्ञानिकों के अनुसार खत्म हो जाएगा और 2055 तक सभी प्रकार की गैसें खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमें तेल बचाना है। दूसरा, जो हम तेल मंगाते हैं, हमारे बाहर से खरीदते हैं, 80% तेल हम बाहर से खरीदते हैं, जिसके लिए हमें विदेशी मुद्रा बहुत ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। अगर हम तेल की कुछ बचत करेंगे तो हमारा विदेशी मुद्रा ज़्यादा खर्च नहीं होगी और देश समृद्ध होगा और हम भी समृद्ध होंगे। अब कितना बचाना है, क्यों बचाना है, तो हो गया कितना बचाना है। अगर हम 1 किलोमीटर के ऊपर 26 बूंद तेल बचा लेते हैं तो समझ लीजिए कि हम साल में 2000 लीटर तेल या गैस या सीएनजी, एलएनजी जो भी बचा देंगे, जिससे कि एक बहुत बड़ी कीमत होती है और हर आदमी इस तरह को अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। अब कैसे बचाना है दोस्तों। पीसीआरए का गठन से पहले की कहानी है कि 1973 में एक बहुत बड़ा तेल संकट आया था, जिसमें कि जो तेल सप्लायर देश थे वहाँ लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी गल्फ में, और तेल की सप्लाई की जो था आपूर्ति बाधित हो गई थी, जिसके कारण बड़ा एक ऐसा माहौल बन गया था कि अगर तेल नहीं होगा तो क्या होगा। और लेकिन सरकार ने बात संभाल ली बहुत जल्दी और ये स्थिति संभल गई। लेकिन उस समय बड़ी मारामारी हो गई थी तेल के लिए पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में ही नहीं। तो सरकार ने इस पर विचार किया और कहा कि अगर ये जो चीज़ 80% हम बाहर से मंगाते हैं, हम पूरी तरह डिपेंड है दूसरे के ऊपर, वो चीज़ कभी भी ये स्थिति आ सकती है। तो उन्होंने एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाया, पीसीएजी, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एक्शन ग्रुप। 6 जनवरी 1973 को एक ग्रुप बनाया जिसमें एक्सपर्ट्स लोग इकट्ठे किए गए और उनको एक काम दिया गया कि आप ये पता करो कि मैं एक डेस्टिनेशन पे, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ मेरे को जाना है, मैं वहाँ पहुँच भी जाऊँ और वापस भी आ जाऊँ, और मैं इसमें कुछ तेल की बचत कर सकता हूँ। तो साहब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें उन्होंने कहा 5 से लेकर के 20% तक की तेल की बचत हो सकती है। और ये 16 अगस्त 1978 को पीसीएजी को पीसीआरए में बदल दिया गया, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एक्शन ग्रुप को पीसीआरए, एक नया डिपार्टमेंट बना दिया गया पेट्रोलियम मंत्रालय के दौरान। अब जो कमेटी ने सिफारिशें दी थी, सबसे पहली सिफारिश थी उसमें कि जो गति सीमा है, गति सीमा को हम 45 से 55 तक ही गाड़ी चलाएंगे। अगर 45 से 55 की स्पीड में गाड़ी चलाई जाती है तो इसमें हम 15 से लेकर 30% तक की बचत सीधी कर लेते हैं। दूसरा शर्त थी कि जो गाड़ी की मेंटेनेंस है वो प्रॉपर तरीके से हो। जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने जो उसके लिए ऑयल फिल्टर वगैरह जो बताए कि ये डालेंगे तो वही डालने चाहिए। अगर हम सही ग्रेड का तेल डालते हैं तो हमारी 2 बचत, डुप्लीकेट ऑयल डालते हैं तो 2% की बचत हमारी सीधी हो जाती है। उसके बाद आती है हवा। अगर टायरों की हवा सही है, अगर टायरों की हवा सही है, बिल्कुल एक आदमी कम होगा आपका है। अगर टायरों में हवा सही है तो हम 2% की तेल की बचत कर सकते हैं। और अगर हवा कम है
तो सीधा 5% का लॉस हो जाएगा और हमारा टायर की एज जो है 15% सीधी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि पहले जो टायर थे उसमें सबके नायलॉन थ्रेड्स से बनते थे, लेकिन आज जो टायर बन रहा है वो आपका स्टील बेल्ट लग रही है, ऐसे स्टील बेल्ट लग रही है, और वो स्टील बेल्ट गर्म होकर टूट जाएगी और आपका टायर फट जाएगा। समय पर टायर बदलें, समय पर टायर बदलें। अगर आपका घिसा हुआ टायर है तो उसमें फ्रैक्शन लॉस ज़्यादा होगा और आपका ज़्यादा तेल खर्च होगा। अब हवा कितनी होनी चाहिए टायर में? आम ड्राइवर सबको मालूम है, ड्राइवर एक वो रखते हैं अपना बना के, सरिया बना के रखते हैं, उससे मार के देख लेते हैं भाई मेरे को इसमें आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, चलो वो एक अंदाज़ा है। लेकिन मेरा टायर की जितनी चौड़ाई है, मेरे टायर की चौड़ाई है ये मेरे टायर की चौड़ाई है, तो तकरीबन मेरा टायर इतना ही टिकना चाहिए ज़मीन में। अगर इतना टायर ज़मीन में टिकता है तो मेरा टायर परफेक्ट है, मेरे टायर में पूरी हवा है। सरकार के लिए भी है कि रोड चौड़े बनाएं, फ्लाईओवर बनाएं, जिससे कि यातायात निर्बाध गति से चलता रहे और गाड़ी अधिक से अधिक कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करे। अब बात आती है कि ड्राइवर की ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी हमें ड्राइवर की ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी? सारे ड्राइवर अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, देखने में सब अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है कि जब हम आज तक के हमारे भारत में बहुत कम मौका मिला है लोगों को ट्रेनिंग स्कूल में गाड़ी सीखने का। हम सभी ने गाड़ी सीखी है तकरीबन हेल्पर क्लीनर बन के या किसी रिलेटिव के साथ लग के हमने गाड़ी सीखी है। लेकिन होता क्या है कि जो मेरा उस्ताद, जो मेरा ड्राइवर है, जो गाड़ी सिखाने वाला है, उसमें भी बहुत सारे गुण और अवगुण हैं। लेकिन जो मेरे उस्ताद ने, मेरे ड्राइवर ने जो गाड़ी सिखा दी मेरे को और जो उसने बता दिया वही मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। उसने कोई गलत चीज़ बताई तो मैंने गलत ही पकड़ ली और वो हमेशा ऐसी चलती रही। मुख्य गलतियाँ क्या होती हैं कि मुख्य गलतियाँ क्या क्या हैं? सबसे बड़ी गलती होती है कि गाड़ी को पार्क करने की। हम शाम को लेते हैं, गाड़ी पार्क करने की समस्या बात आती है तो तकरीबन हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं, जिधर से आई उधर ही मुँह करके खड़ी कर दी, लेकिन जिधर हमें सवेरे जाना है उस तरफ हमने मुँह करके खड़ी नहीं की। क्या होता है कि सवेरे जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ना तो हम गाड़ी को गर्म करते हैं, एक इनिशियल टेम्परेचर जो उसका होना चाहिए ना वो करते हैं, सीधा बैक गियर लगाया और गाड़ी बैक कर दी। तो जब गाड़ी बैक होती, बैक गियर सबसे बड़ा गियर है और वो भी उस समय लगता है जब हमारी गाड़ी बिल्कुल ठंडी होती है, तो हमारा 30 से 40% ईंधन धुआं बन के उड़ जाता है और इंजन में भी नुकसान हो सकता है। तो जब शाम को हम गाड़ी खड़ी करें तो हमारा हक बनता है, फर्ज बनता है कि हम गाड़ी को उधर ही खड़ी करें जिस तरफ सवेरे उसको जाना है। क्लियर? उससे क्या होगा, जब हम सवेरे आएंगे, पहले तो आते ही सबसे पहले काम हम करेंगे कि गाड़ी का ऑयल, कूलेंट, वाटर ये चेक करेंगे। उसके बाद में ये ठीक मिला, उसके बाद में हम स्टीयरिंग पर जाकर बैठ करके क्लच दबाएंगे और क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट कर देंगे। ये क्लच क्यों दबाएंगे भाई? पहले तो क्लच का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी जो नई गाड़ियों में सभी सिस्टम आ रहा है, आपको क्लच दबा के ही गाड़ी स्टार्ट होगी। मतलब सिस्टम ही कर दिया कि गाड़ी क्लच दबा के स्टार्ट करनी है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी तो मेरे इंजन पे कम से कम लोड आएगा और कम डीजल खर्च होगा और गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। क्या होता है, जब मेरा क्लच नहीं दबाते तो मेरी गियर बॉक्स की मेन शाफ्ट मेरे इंजन से जुड़ी होती है। जब मैं इंजन में सेल्फ लगाता हूँ तो मेरी जो मेन शाफ्ट हो साथ घूमती है, जो मेन शाफ्ट है गियर बॉक्स के साथ घूमती है। अगर मैं क्लच दबा लेता हूँ तो दोनों अलग अलग हो जाती हैं, तो मेरे जो इंजन पे लोड था वो कम हो गया और मेरा जहाँ 1.5 राउंड में स्टार्ट होना था, एक ही राउंड में मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी।
बाई चांस आपकी बैटरी भी कमज़ोर है, अगर थोड़ी बहुत बैटरी कमज़ोर है तब भी गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो भी है, ये कभी भी लीटरों में नहीं बचेगा, ये बूंद बूंद बचेगा और बूंद बूंद ही बचाना है। और जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, जब तक ड्राइवर की इच्छा नहीं है कि उसमें तेल बचाना है या उसको फ्यूल बचाना है, तब तक वो फ्यूल नहीं बचेगा। फ्यूल कब बचेगा? जब आपके स्वामित्व की भावना होगी। जब आप अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल या अपनी कार लेके चलते हैं तो आप जरा सी एवरेज में फ़र्क मिलते ही कहते हैं मेरी एवरेज कम हो गई। लेकिन सरकारी गाड़ी के ऊपर बैठ के या ठेके की गाड़ी के ऊपर बैठ के कोई ये नहीं कहता कि मेरी गाड़ी की एवरेज कम हो गई। क्यों नहीं होगी? कि वहाँ स्वामित्व की भावना नहीं लगती। तनख्वाह मिल रही है, मैं तनख्वाह पे हूँ, मेरे को क्या मतलब है। लेकिन दोस्तों, अगर आप तेल बचाते तो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। आप अपना भला नहीं, अपने मालिक का भला नहीं, आप राष्ट्र का भी भला कर रहे हैं। जब गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई, उसके बाद नीचे उतरेंगे, नीचे उतर के और वो टायर, अपनी जो रॉड है वो लेके टायर पे मार के देखेंगे कि मेरी हवा ठीक है। फिर पिछले जोड़े पे जाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गई आपकी, पिछले जोड़े पे जाएंगे, वहाँ अंदर वाला टायर खास करके ध्यान से चेक करेंगे कि अंदर वाला टायर पंचर तो नहीं है या टायर के बीच में कोई रोड़ा तो नहीं फंसा हुआ। उसको चेक करते हुए गाड़ी का पूरा चक्कर लगा देंगे। उसके बाद वो रख देंगे आप जो आपकी रॉड है। उसके बाद गाड़ी के नीचे झुक के देखेंगे कोई डीजल या लुब्रिकेंट लीक तो नहीं हो रहा है, या मेरी जो प्रोपेलर शाफ्ट है उसके नट बोल्ट कोई गायब तो नहीं है, जो ड्रिवन शाफ्ट बोलते हैं जिसको, अगर उसका कोई नट बोल्ट गायब हो गया, अगर वो पीछे से खुल गई डिफरेंशियल साइड से, तो हो सकता है कोई नुकसान ना हो, आपकी जो डिफरेंशियल रॉड ही खराब, जो प्रोपेलर शाफ्ट वही खराब हो जाएगी। लेकिन वो आगे से खुल गई तो एक बहुत भयानक एक्सीडेंट का कारण बन जाएगी। जैसे ही वो ज़मीन में टकराएगी, ज़मीन में टकराते ही वो ज़मीन में फंस के और जैक लगा के गाड़ी के कई पलटे लगवा देगी, जिसमें कि बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं और बहुत सारी हानि हुई है। पहले हम लोग क्या करते थे, फैन बेल्ट लगा बांधते थे उसके नीचे, लेकिन अब एक रूल बन गया कि प्रोपेलर शाफ्ट के नीचे प्रोपेलर शाफ्ट गार्ड लगेगा ही लगेगा, हर कंपनी लगा के देगी। अब एक बहुत बढ़िया स्टील की रॉड है जो 20-25 mm मोटी है, 25 mm मोटी एक राड लगा दी नट बोल्ट से, अगर शाफ्ट गिरती भी है तो उसी के ऊपर गिर जाएगी और शाफ्ट गिरने के बाद वो एक्सीडेंट नहीं होगा। उसके बाद पीछे देख लिया कि गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता, कोई आदमी, कोई क्लीनर या कोई भिखारी या कोई इस तरह का तो नहीं है जो गाड़ी के नीचे सो गया हो और आप गाड़ी चला दो मर जाए। जब आपने सारा देख लिया, आप वापस गाड़ी के पास आ रहे हैं तो आपका एक इनिशियल टेम्परेचर होता है 40 से 65 डिग्री टेम्परेचर। 40 से 65 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम आपकी गाड़ी का हो चुका है और आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलेगी, ना कोई धुआं देगी। अगर इससे पहले आप गाड़ी स्टार्ट करके चलते, आपने सवारियाँ बिठा ली और जैसे ही सवारी बिठा के आप दूसरे से तीसरे गियर में आते तो क्या होता, आपकी गाड़ी बैठ जाती, धुआं देने लग जाती और आपकी गाड़ी नीचे जो पिकअप था बनता नहीं और गाड़ी नीचे की तरफ बैठती बैठती बंद भी हो सकती है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है गाड़ी का। जब आप ये सब करके गाड़ी को 40 से 65 डिग्री तक टेम्परेचर में लेके चलेंगे तो आपकी गाड़ी कोई लोड नहीं मानेगी और बहुत अच्छी और पूरा फ्यूल जलाएगी। नहीं तो क्या होगा, अगर उसमें हम ठंडी लेके चलते हैं तो 30 से लेकर के 45% तक आपका फ्यूल धुआं बन के उड़ जाएगा। अब आती है बचत कैसे करें। आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, ये डीटीसी में जितने भी आपकी गाड़ियाँ सारी ऑटोमेटिक हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना। लेकिन यही गाड़ी अगर मैनुअल हो, यही गाड़ी अगर मैनुअल है तो उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि गियरिंग सिस्टम जो है, अगर गियरिंग सिस्टम को सुधार लिया जाए तो आप सीधे 20% के स्लॉट में आ जाएंगे बचत करने वाले में। तकरीबन क्या होता है, कार ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर, मोटरसाइकिल ड्राइवर या बस वाले में पहला गियर लगाते हैं और जब तक के इंजन अपनी पूरी लिमिट पे ना पहुंच जाए है या प्रेशर लीक ना कर दे, प्रेशर लीक ना करते जब तक तो गियर चेंज नहीं करते। फिर दूसरे में भी ऐसे ही, तीसरे में भी। पहली बात तो पहला गियर लगाते ही नहीं है, सीधा दूसरे गियर में, और कुछ अच्छे ड्राइवर जो है उससे भी वो तीसरे गियर में गाड़ी उठाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है।
मेरे को एक सीधा फार्मूला है, अगर आपको गाड़ी में बचत करनी है और अपनी गाड़ी को लंबे समय तक बिना अच्छी रखाव में रखना है, तो पहला गियर लगाने के बाद में दूसरा गियर 7 से लेकर 10 के स्पीड में आपको लगा देना है, तीसरा गियर 20 तक लगा देना है, चौथा गियर आपको 30 तक लगा देना है और पांचवा गियर 40 तक लगा देना है, छठा गियर आपको 50 तक लगा देना है। 50 तक आप गियर लगा लिया, अब इस तरह गियर लगाओगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आपकी एवरेज 3.5-4 km पर लीटर आ रही है तो 5-5.25 की एवरेज सीधी आपकी पहुंच जाएगी। और ये आपका क्या आता है, डीटीसी में आपके ऊपर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने कितनी गैस जला दी, लेकिन दोस्तों अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है उन्होंने लगानी शुरू कर दी है। अभी हरियाणा में अगर एक ड्राइवर 180 लीटर तेल लगता है उसके रूट पे, अगर वो 220 लीटर तेल लगा के आता है तो शाम को उसको पंप पे जब तेल डलेगा, उसकी रिफिलिंग होगी गाड़ी चक्कर लगाने के बाद में, तो 40 लीटर की पर्ची उसको दे दी जाएगी। 40 लीटर के पैसे आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। अब ये देखिए, आप पैसा देने के लिए आते हैं या कमाने के लिए आते हैं? आपका जो परिवार है कितनी मेहनत करता है आपके लिए। आप सवेरे 4 बजे 3 बजे उठ के चलते हो तो आपका परिवार, आपके बच्चे वो 1 घंटा पहले उठ के आपके लिए चाय, नाश्ता, गर्म पानी ये सब चीज़ करके रखते हैं। किस आस में कि मेरे जो है मतलब हस्बैंड है, बेटा है, भाई है, बहन है, ये नौकरी करने जाएगा और पैसा कमा के लाएगा। लेकिन आप अगर इस तरह पैसा कमाने की बजाय वहाँ अपने पास से दे के आएंगे, 3,000-2,000 का डीजल रोजाना अपने जेब से भर के आएंगे तो कैसे गुजारा होगा। तो ये चीज़ सभी जगह आने वाली है दोस्तों कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी ना हो तो अगर आप देशभक्त हैं, आप ये सोचते हो मैं इस देशभक्त हूँ पूरा, और है भी, कोई शक नहीं है, तो डीजल बचाना, ईंधन बचाना शुरू कर दो। क्योंकि राष्ट्र का सबसे बड़ा खर्चा जो है विदेशी मुद्रा भंडार पे होता है। विदेशी मुद्रा भंडार कहाँ से आता है? सरकार को डॉलर सरकार छाप नहीं सकती है, किसी से मांग नहीं सकती है, खरीद नहीं सकती है। डॉलर कमाने के लिए सरकार कुछ यूनिटें लगाती है, जो एक्सपोर्ट बेस्ड यूनिटें हैं, उनको सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी छूट देती है। 10 साल के सेल टैक्स में भी छूट हो गई, आपकी एक्साइज में छूट हो गई, बिजली में छूट हो गई, ज़मीन के रेट में छूट हो गई। इस तरह की छूट देके उसको प्रोत्साहित करती है कि आप अपना माल बनाइए और इसको एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट करने के बाद जो पैसा आएगा, जो डॉलर आएगा, सरकार उसको रख लेगी, उसके बदले रुपये आपके खाते में डाल देगी। तो ये बड़ी मेहनत से आपका जो डॉलर इकट्ठे होते हैं, इस डॉलर को धुएं में ना उड़ाएं और हो सके तो एक आध पीढ़ी और आगे चल जाए, तेल की ऐसी कोशिश करें कि ईंधन हमारा 1-2 पीढ़ी आगे चल जाए। अब ये सारी चीज़ें हो गई। ड्राइवर, आप सोचते होंगे ड्राइवर ऐसे ही बन जाता है, ड्राइवर ऐसे नहीं बनता। ड्राइवर इस राष्ट्र का एक स्तंभ है, ड्राइवर खंबा है। अगर ड्राइवर ना हो, गाड़ी ना चलाए तो सब कुछ जाम हो जाएगा। अगर ड्राइवर अच्छा है और गाड़ी चल रही है और तेल की बचत हो रही है तो एक राष्ट्र को आगे जाने में कोई भी नहीं रोक सकता। और पीसीआरए का यही प्रयास है। अब तक लाखों ड्राइवरों को पीसीआरए द्वारा ट्रेनिंग दी गई है और इसका सबसे बड़ा लाभ पहले लिया ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर ने। अभी हम सब देखते हैं, आप भी बैठे हो, लेकिन आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप भी सुन रहे हो। आप सिर्फ सुन रहे हो, मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल जिस तरह के ट्रक ड्राइवर ने सुना। अब ट्रक ड्राइवर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है। ट्रक ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है और उसको एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है। दिल्ली से चेन्नई जाना है तो मालिक उसको 2 लाख रुपए देगा। भाई 2 लाख रुपए में आपका डीजल भी है, पुलिस खर्चा भी है, रोड टैक्स भी है, टोल भी है, और पंचर हो गया या आपकी क्लीनर की तनख्वाह और आपकी तनख्वाह सब कुछ इसी में मिलेगा। तो दोस्तों ये देखिए, अगर वो ड्राइवर वहाँ डीजल जितना उसका लगता है उससे ज़्यादा जला देगा तो क्या होगा? उसकी तो तनख्वाह खत्म हो जाएगी। तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा नहीं है ड्राइवर्स की, ट्रक ड्राइवरों की 15-20 हज़ार से ज़्यादा वे लोग वेतन नहीं पाते हैं। लेकिन कितना जोखिम भरा काम है, कितनी मेहनत है, ये आप सबको मालूम है। तो ड्राइवर ने क्या किया, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया पीसीआरए से। और अभी देखते हैं हम 100 की स्पीड, 80 की स्पीड में निकल जाते हैं रोड पे घूमने के लिए, शिमला कहीं जा रहे आगे, तो हम देखते हैं कि पूरे रोड में
200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के दायरे में ट्रक जो है हमारे लेफ्ट साइड में रेंगते हुए दिखाई देते हैं 45 से 50 की स्पीड में। होता है, देखा है आप सबने। वो क्यों चलते हैं कि उनको तेल बचाना है, डीजल बचाना है। जो उसकी असली बचत आएगी, मालिक ने तो उसको फिक्स अमाउंट दे दिया, लेकिन फिक्स अमाउंट में उसको डीजल बचाना है। वो डीजल जो है एक राउंड में 10 से 12 हज़ार रुपये का डीजल बचा लेता है। जो उसकी असली प्रॉफिट उसी का वही है। दो फायदे हुए, एक तो मेरा ड्राइवर स्मर्द हो गया, मेरा तेल कम जला। तीसरा पोल्यूशन नहीं हुआ, प्रदूषण भी तो फैलता है। अगर ये जो आज का प्रदूषण चल रहा है, जो स्थिति आज प्रदूषण की चल रही है, अगर यही प्रदूषण 20 साल तक और चलता रहा तो वो स्थिति दूर नहीं है कि हमें पैदा होते ही हमारे कंधे पर सिलेंडर आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए, काम करने के लिए। और दोस्तों, ये कोरोना में सबने देख लिया कि एक सिलेंडर की कीमत कितनी है। 1260 रुपए के करीब एक सिलेंडर आता है 8 किलो का। 3 सिलेंडर चाहिए आपको 24 घंटे के लिए, तो 1.25 लाख रुपए की तो आप ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन क्या है, हमने प्रकृति को कभी धन्यवाद नहीं दिया। हमने प्रकृति को कभी धन्यवाद नहीं दिया, ना प्रकृति को और सजाने की, इस धरा को सजाने की कोशिश की। हमने रासा जितने पेड़ थे हम लगातार काटते जा रहे हैं। देखिए, 1.25 लाख रुपए की ऑक्सीजन आपको मुफ्त में दे रहा प्रकृति। आप लोग किसान हैं, लेकिन क्या हुआ कि पहले एक किसान के खेत में चारों तरफ 1 एकड़ में 10 से 15 पेड़ होते थे। लेकिन आज क्या हुआ कि हमारे खेत में एक भी पेड़ नहीं है। कारण क्या हुआ कि जैसे जैसे जमीन घटती गई, लोगों ने उसका दोहन ज़्यादा करने की कोशिश की। अगर पेड़ होता है खेत में तो लगता है कि ये इसके नीचे फसल नहीं होगी, इसके ऊपर पक्षी बैठेंगे, फसल में नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमने क्या किया, उस पेड़ को काट दिया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया आपको कि उस पेड़ के नीचे हम एक ऐसी फसल भी बो सकते थे कि वो पेड़ भी रह जाए। वो हमारा जो धरती पुत्र था, वो धरती पुत्र है हमारा। एक हमारा अपना मानव पुत्र है, एक धरती पुत्र है। मानव पुत्र कमाता है, धरती पुत्र हमें सांस देता है। उस धरती पुत्र को काटने की बजाय उसके नीचे हम हल्दी बो देते और 3 साल में खुदाई करते, तो 3 साल की जितनी फसल होनी उससे दुगनी पैसा हमें हल्दी दे देती। तो एक पर्यावरण भी है जिसके कारण हमें तेल को बचाना है। नहीं तो स्थिति आ जाएगी तो बहुत गंभीर हो जाएगी। आदमी कमाए खाएगा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन ही खरीदेगा। और ऑक्सीजन से, हवा से पेट नहीं भरता, पेट तो रोटियों से भरता है। अब बात आती है इंजन की। मालिक जो है टाइम पे सर्विस कराएगा, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट डालेगा और अच्छी वर्कशॉप से उसकी ट्यूनिंग कराएगा, जिससे कि गाड़ी धुआं ना दे। 100% जो हमारा फ्यूल एफिशिएंसी वो हमें मिले। अब ये फ्यूल एफिशिएंसी क्या है? हमारा जो इंजन है सन 2011-12 तक, अब भाई हमारे इंजन में कितने वाल्व हैं? फोर स्ट्रोक आईसी इंजन। भाई ये 4 स्ट्रोक क्या होते हैं? हमारा पिस्टन है, पिस्टन के अंदर एक सिलेंडर है। ये सिलेंडर, इसके अंदर एक पिस्टन है। ये पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, इसी से इंजन चलता है। तो 4 स्ट्रोक क्या होते हैं? अभी तक क्या था हमारा कि हमारा 2 वाल्व होते थे इसमें, एक इनलेट वाल्व, एक एग्जॉस्ट वाल्व। 2 वाल्व एक सिलेंडर पे यही थे। लेकिन ये दोस्तों जो इसमें चेंज किया गया जब यूरो 3 आया 2011-12 में, वो इसको कॉन्सेप्ट को टोटली चेंज कर दिया गया। क्या था कि हमारा जो सीएनजी है 5 से लेकर के 15% तक अगर आम हवा में है तो जलेगी। 5% से लेकर के अगर 15% तक हवा में है तो जलेगी। इससे कम है तो तब भी नहीं आग लगेगी। अगर मेरा यह 96% हवा है और 4% मेरी है सीएनजी, तो मेरी यह आग नहीं लगेगी। अगर ये मेरी 15 की बजाय या 16% हो जाए
और यहाँ हो जाए 84%, तो तब भी आग नहीं लगेगी। क्लियर ये बात? अब क्या है हमारा, जो मेरे को ये मालूम है कि मेरी सीएनजी 5 से 15% तक जलती है। अगर इसमें हवा कम हो जाए आपकी ये तो पूरी रहेगी। अगर 5% है तो सीएनजी तो आपकी 5% है, लेकिन हवा क्या है, यह 90% है। तो क्या होगा, मेरा जो कुछ सीएनजी बगैर जले हुए धुएं के रूप में बाहर निकल जाएगी, पूरी तरह नहीं जलेगा, पूरा जो है आग नहीं लगेगी, कुछ सीएनजी रह जाएगी। क्यों? कि उसमें उसका जितनी परसेंटेज हवा की थी वो नहीं, ऑक्सीजन की थी, वो नहीं मिलेगी। तो पहले सिस्टम क्या था कि मेरा पिस्टन इनहेलेशन सबसे पहला क्या था, हवा खींचता था अंदर, और हवा जो खींचता था, जो इसके अंदर अपनी चूस बनती थी जैसे पिचकारी के अंदर बनती है, वही खींच पाता था। उसमें हवा चाहे वो पूरी 100% खींच ले, चाहे 90% खींच ले, वो हमारे रिंग्स के ऊपर डिपेंड करता था कि हमारे रिंग्स कितने स्वस्थ हैं। अगर रिंग में लीकेज नहीं है तो पूरी हवा खींचेगा, लेकिन फिर भी पूरी हवा नहीं आ पाती थी। तो क्या होता था कि हमारी गाड़ियाँ धुआं देती थी, कितनी भी अच्छी गाड़ी थी स्टार्टिंग पे वो सब में धुआं देती थी। अब इंजीनियरों ने दिमाग लगाया, भाई मेरा ईंधन जो है 5 से लेकर के 15% तक चलता है, तो मैं इतनी हवा दूं इसको, इतनी हवा दूं कि 5 से 6% पे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाए, 5 से 6% पे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाए, ना कि 10% या 15% कि मैं इसको सीएनजी दूं तब गाड़ी स्टार्ट हो। तो उसके लिए क्या था कि हवा ज़्यादा चाहिए थी। जब हवा की ज़्यादा जरूरत थी तो उन्होंने क्या किया, ये एक वाल की बजाय 2 वाल कर दिए इनलेट, 2 वाल इनलेट और 2 आउटलेट। 2 से हवा खींचेगी है, लेकिन 2 से जाएगी। अब ये समस्या तो और बढ़ गई कि जब एक में ही हवा पूरी नहीं हो रही थी, अब उसने 2 वाल लगा दिए। जब उसके एक वाल था तो उसमें भी समस्या आ रही थी, लेकिन इसने 2 वाल लगा दिए। तो इसका संसाधन खोजा गया टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर एक पंप है, एक वो पंखे हैं 2 ये इस तरह लगे हुए हैं, ये इसकी बॉडी है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। इसमें एक पंखा लगा हुआ है जो धुआं हमारे साइलेंसर से जुड़ा हुआ है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो पंखा घूमता है, और उसका घूमने का जो रेशियो है बहुत बड़ा कमाल का है। 75,000 से 1.5 लाख चक्कर प्रति मिनट लगाता है ये। क्या 1.5 लाख से लेकर के 75,000 से लेकर 1.5 लाख चक्कर प्रति मिनट लगाता है, धुएं से चलता है। लेकिन इसके दूसरी तरफ क्या किया, ये पंखा इधर था तो एक पंखा इधर लगा दिया गया इसमें। जब ये घूमेगा तो क्या किया इसने, हवा को अपनी तरफ खींचा। वो हवा कहाँ से खींची इसने, जो हमारा इनलेट है और उसे एयर फिल्टर से होकर हवा अंदर को खींची, और हवा अंदर खींच के प्रेशर से इन दोनों वालों में इसने पहुंचा दी। तो हवा की अब कमी नहीं रही हमारे पास, मतलब हवा ज़्यादा होगी तो परसेंटेज इसकी कम हो जाएगी। तो 5 से 6% पे हमारी गाड़ी स्टार्ट होना शुरू होगी और हमारी गाड़ी की एवरेज अपने आप ही बढ़ गई। दूसरा, हमारा धुआं खत्म हो गया, पोल्यूशन खत्म हो गया। जितनी भी गाड़ियां हैं, अगर सारे सब कुछ हीट पे डिपेंड करता है। अगर हीट ज़्यादा है तो पिस्टन ज़्यादा जोर से नीचे जाएगा, अगर हीट कम है तो पिस्टन आहिस्ता से जाएगा और हमारी गाड़ी को ज़्यादा डीजल या ईंधन लगाना पड़ेगा उस हीट को जनरेट करने के लिए। तो पहला स्ट्रोक क्या हो गया हमारा, इनहेलेशन, चूसना। इसने तेल हवा को अंदर खींच लिया, अब ये भर गया यहाँ तक। अब दूसरा क्या होगा, अब इसने इसको दबाया, इसने ऊपर दूसरी बार गया तो इसने दबाया, इसको कंप्रेस किया। अब ये सीएनजी है, सीएनजी है तो ये 12 गुना तक दबाएगा इसको। मतलब एक 12 लीटर है, अगर 12 लीटर इसमें हवा भरी हुई है तो 1 लीटर रह जाएगी, और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्पार्क प्लग लगाया हुआ है। जब ये प्रेशर यहाँ तक रुक गया तो उसी टाइम क्या होगा, इसमें स्पार्क हो जाएगा। जैसे ही स्पार्क होगा इसमें धमाका हो जाएगा, अंदर आग लग जाएगी, और आग लगने के प्रेशर के कारण ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। पिस्टन नीचे की तरफ गया तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। चौथा स्ट्रोक फिर आएगा, ये वाल्व खुल जाएंगे, इसमें से धुआं बाहर निकल जाएगा।
ये तो हो गई मेरी डीजल और पेट्रोल और सीएनजी की बात। अब डीजल की बात आती है तो डीजल में सेम यही चीज है, लेकिन ये नहीं है। इसकी जगह क्या है, इसमें ये क्या हुआ, हवा के साथ क्या आया मेरा, सीएनजी मिक्स, सीएनजी प्लस में हवा, जो लेवल मिक्सचर था वो भर गया था इसके अंदर। अब डीजल में क्या है, या नोजल है, नोजल है तो क्या होगा कि जब मैं, इसका सिद्धांत और उसका सिद्धांत बिल्कुल अलग है। जैसे ही पिस्टन नीचे आया उसने हवा खींच ली और उसने ऊपर जाके दबाया, तो यहां तो था मेरा 12 गुना, लेकिन वहां क्या है 18 से लेकर के 24 गुना तक दबाया उसने, 18 से लेकर 24 गुना तक दबाया। तो क्या होगा कि ये जो मिक्सचर यहाँ जो हवा है इसका टेम्परेचर 225 से लेकर 225 डिग्री से लेकर के 250 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक ईंधन, प्रत्येक वस्तु का एक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है कि उसमें आग कैसे लगे, कितने टेम्परेचर पे आग अपने आप लग जाएगी। जब हम ये करते हैं डीजल में जो है 250 से, अगर यहाँ डीजल रखा हो और 250 से 250 डिग्री तक टेम्परेचर हम करते हैं तो क्या हुआ, उसमें अपने आप आग लग जाएगी। जब ये 250 डिग्री पहुंच गया था, इसने क्या किया, यहाँ नोजल ने फाइन स्प्रे मार दिया और फाइन स्प्रे मारते ही क्या होगा, 250 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ डीजल अपने आप जल गया और गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी। क्लियर? तो ये इसमें भी हो सकता था, ये पेट्रोल में क्यों नहीं किया भाई हमने, पेट्रोल में सीएनजी में भी कर सकते थे हम, लेकिन क्या होगा कि अब बात आती है डीजल या पेट्रोल, कौन सी चीज खतरनाक है भाई, सबका वजह पेट्रोल खतरनाक है, लेकिन दोस्तों पेट्रोल से डीजल ज्यादा खतरनाक है। मेरा एमएस जो है अगर 2% से लेकर के 8% तक अगर हवा में है तो आग लग जाएगी, लेकिन डीजल जो मेरा है अगर 0.7 से लेकर के 7.5% तक हवा में है तो आग लग जाएगी। मेरा डीजल जो है 250 तक आग लग जाएगी, लेकिन इसमें मेरे पेट्रोल में 280 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तब आग लगेगी अपने आप। अगर मैं यहाँ यही सिस्टम अपनाता हूँ पेट्रोल के लिए तो मेरे इसका इंजन का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ये जैसे मेरा 24 गुना तक मैंने दबाया डीजल को, हवा को, यहाँ मेरे को 28 से 30 गुना दबाना पड़ता। 28 से 30 गुना दबाएंगे तो क्या होगा कि मेरे पिस्टन का साइज बहुत बड़ा हो जाता और सिलेंडर का साइज बहुत बड़ा हो जाता उसको दबाने के लिए। तो इंजन छोटा रखने के लिए इसमें स्पार्क प्लग लगा दिया, इसलिए क्योंकि डीजल के से पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन जो है, खुद जलने का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, 30-35 डिग्री ज़्यादा है, इसलिए डीजल में ये किया गया, पेट्रोल में हमने प्लग लगाकर के उसमें आग लगा दी। ये क्लियर है कि फिर यही बात कहूँगा, ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में क्या चीज़ बतानी है कि वो चीज़ें जो आपको मालूम है उसको लयबद्ध तरीके से बताना है, सब चीज़ें आपको मालूम है और हमारे जो दोष हैं वो दूर करने हैं। अब ड्राइविंग में अब गाड़ी स्टार्ट हो गई आपकी, सारे काम हो गए हैं। सबसे पहले क्या है कि तकरीबन ड्राइवर सेकंड गियर लगा के चलते हैं। भाभी फर्स्ट गियर क्यों नहीं लगाया आपने? कहता उस्ताद जी ने बताया था स्पेशल गियर है। मैं भी यही कह रहा हूँ, ये स्पेशल गियर है। फर्स्ट गियर कभी भी गाड़ी दौड़ाने के लिए नहीं है। अभी एक गाड़ी खड़ी है, हम 10 आदमियों को लेकर चलते हैं, उसको धक्का लगाएंगे। अगर मेरे सभी आदमियों के पास 1-1 किलो पावर है तो सारे 1-1 किलो पावर लगाएंगे, 10 किलो से वो हिलेगी।
हिल गई। उसके बाद मैं कहता हूँ भाई 2 किलो पावर हटा दो, 2 आदमी हटा दो, वो फिर भी चल रही है और ज़्यादा तेज चल रही है। फिर कहता हूँ 2 हटा दो, फिर भी चल रही है। कहते हैं 5 आदमी मैंने हटा दिए, फिर भी उससे तेज चल रही है। क्लियर ये बात? तो यही बात है, स्पेशल गियर हमारा है, उसको गाड़ी को हिलाना है, ना कि गाड़ी दौड़ानी है। अगर आप दूसरे गियर में गाड़ी लगाएंगे तो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा 30% एक्सेलरेटर ज़्यादा देना पड़ेगा। हमारा मतलब 30% तेल ज़्यादा खर्च होगा। तो पहले गियर में हमें गाड़ी लेके स्टार्ट करनी है, चलानी है, धक्का देकर उसको हिलाना है। उसके बाद दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, 5वां गियर। उसके बाद कभी भी क्लच दबाए बगैर गियर नहीं लगाना, और क्लच पर पैर रख के कभी गाड़ी नहीं चलानी। क्लच पे पैर रख के गाड़ी नहीं चलानी, और बगैर क्लच के ब्रेक नहीं लगाना। बहुत सी डीटीसी में हर जगह देखता हूँ, ड्राइवरों साथ में चलते हैं तो सीधा खड़ाक मार देते हैं। नीलैंड गाड़ियों में खास करके देखने में आता है कि क्लच ही नहीं दबाते, सीधा मतलब गाड़ी की इस तरह की हालत डाल ली कि वो अपने एक्सीलेटर से फिक्स कर लिया उसने, लिस्ट पे आके गियर अपने आप लग जाएगा। क्लियर है? अब जब मेरा स्टैंड आता है, अभी हम क्या करते हैं कि क्लियर दिख रहा है रास्ता, स्टैंड आ गया, लेकिन फिर भी गाड़ी मेरी 40 की 45 की स्पीड में हो जाकर ब्रेक ले रही है। जब स्पीड में ब्रेक लेते हैं तो 2 नुकसान होते हैं। एक तो 30-40 मीटर की दूरी का हमने जो एक्सेलरेशन किया है, जो हमने एक्सीलेटर दबाया है, उस एक्सीलेटर में दबाने में जो हमने गैस खर्च की है वो ज़्यादा खर्च की। दूसरा, जब हमने ब्रेक लगाए तो क्या हुआ, हमारे टायर भी ज़्यादा घिसे। तीसरा, हमारे ब्रेक शू भी घिसे है, और इंजन पे भी मेरे जोर आया, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है। अभी ऑटोमेटिक गाड़ी में सीधा सिद्धांत है कि आपका एक्सीलरेशन से गियर सिस्टम जुड़ा हुआ है सेंसर के द्वारा। जैसे ही आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, आप एक्सीलेटर दबाओगे, आपका गियर अपने आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में अपने आप चला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब अचानक हम गियर डालते हैं तो मेरे सेंसर भी गड़बड़ा जाते हैं और मेरी स्पीड क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाती है। और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड बढ़ गई और एकदम ब्रेक लूँगा तो क्या होगा कि मेरे इंजन में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। दूसरी बात, जो गाड़ी आपकी हैं, ये मार्को पोलो गाड़ी है, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें आपकी प्रोपेलर शाफ्ट नहीं है। इसको डिफरेंशियल से इतने नज़दीक रखा हुआ है कि एक सिर्फ कनेक्टिंग वो है, रॉड है, उससे जुड़ी हुई है, बिल्कुल साथ में 1.5 फीट 2 फीट का है। आपका डिफरेंशियल से इंजन का फासला 1.5-2 फीट का है। ये इसलिए क्यों रखा गया कि जब हम लंबा शाफ्ट रखते हैं तो हमारे जो पीछे हमें जो पावर ट्रांसमिट करनी पड़ती है, उसको ट्रांसमिट करने में जोर पड़ता है। लेकिन जितना नज़दीक हमारी शाफ्ट और वो डिफरेंशियल और इंजन होगा, उतना ही हमारा कमज़ोर लगेगा और हमारी गाड़ी ज़्यादा ताकतवर रहेगी। अब यहाँ तक तो हो गया ठीक। आपको जब स्टैंड आएगा उससे 40 मीटर 50 मीटर पहले आप एक्सीलेटर से पैर उठा लेंगे। जब आप पैर उठा लेंगे तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी में जो फ्यूल की कंजप्शन है वो एकदम आइडियलिंग पे बहुत कम हो जाएगी, और आपका जो गाड़ी का जो सेंसर है अपने आप गियर डाउन मारते मारते स्टैंड तक गाड़ी को आपकी 5 या 6 की स्पीड में ले आएंगे। वहाँ ब्रेक लगा लीजिए। जैसे ही ब्रेक लगाया तो हमारे साथियों को चाहिए कि बहुत आलस्य में रहते हैं, उस टाइम भी हम क्या करते हैं, गियर एंगेज ही रहता है। जब गियर एंगेज रहता है हमारा ऑटोमेटिक गाड़ी में, तो क्या होता है कि कितना भी सेंसर काम कर ले, लेकिन फिर भी इंजन पे जोर पड़ता है, इंजन भागने की कोशिश करता है, और वो ब्रेक लगने के कारण क्या होगा कि मेरी स्पीड बहुत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और मेरी जो फ्यूल की कंजप्शन वहाँ बढ़ जाती है। अगर उस टाइम ब्रेक लगाते जगह अगर हम न्यूट्रल कर ले गाड़ी को, तो क्या होगा कि मेरी फ्यूल की कंजप्शन वहाँ बढ़ जाएगी। अब उसके बाद आती है रेड लाइट। रेड लाइट पे भी सही मायने में क्या है कि अगर मेरी 25, 26 या 30 सेकंड तक की रेड लाइट है तो मेरे को गाड़ी बंद करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपकी गाड़ी तब बंद करनी चाहिए कि गाड़ी आपकी स्टार्ट हो सके, और उसमें जो आपका एयर सिस्टम जो लगा है वो आपका ये लीकेज ना हो, जिससे कि ये ना हो कि आपने गाड़ी बंद कर दी, पहली बात तो गाड़ी स्टार्ट ना हो, और गाड़ी स्टार्ट होगी तो क्या होगा, आपको प्रेशर बनाने में ही 20 मिनट लग जाए। जो मतलब फ्यूल बचाना था उससे ज़्यादा हमने फ्यूल खर्च कर दिया और जनता की या पब्लिक की मुसीबत और बढ़ा दी, ट्रैफिक जाम और कर दिया।
तो आपकी गाड़ी हर समय ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी टाइम बंद कर ले और किसी टाइम उसको चला ले। अब उससे बात आगे आती है ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग कभी भी नहीं करेंगे आप। अगर आप ओवरलोडिंग करते हैं, एक गाड़ी में मैन्युफैक्चरर ने बता दिया कि 12 टन इसका टोटली वेट प्लस में लेडन वेट प्लस में लेडन वेट। लेडन वेट वो खाली गाड़ी, लेडन वेट में सवारी 35 सवारी बैठा के जो आपका वजन है 12 टन है, 13 टन है, 14 टन है, 12, 13, 14 टन जो भी है उसके हिसाब से आप उतना ही लोड डालेंगे तो आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी हमेशा बनी रहेगी, एवरेज बढ़ेगी। अब उससे बात आती है, आजकल क्या हो गया है कि गाड़ियाँ हमारी, हमको भरोसा ही नहीं है कि इतने फ्लाईओवर बन गए कि मेरी गाड़ी चढ़ जाएगी। गाड़ी चढ़े या ना चढ़े, लेकिन हमारे ड्राइवर भाई क्या कर रहे हैं कि सीधा डाउन मार देते हैं। कोई ड्राइवर मैंने ऐसा नहीं देखा कि जो बगैर डाउन मारे हुए पुल पे गाड़ी चला, फ्लाईओवर पे गाड़ी चलाता होगा। 99% ड्राइवर आपके डाउन मार के वहाँ गाड़ी को चलाते हैं। डाउन मारने में क्या होता है, पहला तो खर्चा ये होगा कि मैंने उस लेवल तक मैं गाड़ी को ले गया, 4th गियर 5th गियर 6th गियर तक मैं एक्सील खर्चा करके वहाँ तक पहुँचा हूँ। 5th गियर या 4th गियर की स्पीड में आप पहुँचे हैं तो आप मुफ्त में नहीं पहुँचे हैं, वहाँ उसके लिए आपने फ्यूल खर्च किया है। और वो जब मैं डाउन मारता हूँ तो क्या करते हैं, डाउन मारने के लिए मेरे इंजन की स्पीड, मेरे इंजन के आरपीएम और मेरे गियर बॉक्स के आरपीएम जब तक मैच नहीं करेंगे, जब तक आपका डाउन नहीं लगेगा। अगर आप मारने की कोशिश करेंगे तो आपके गियर में बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी और हो सकता है गिरानी भी टूट जाए आपकी। तो वो काम करने के लिए तो मैंने खर्चा किया, 50-60 की स्पीड पे ले गया, वहाँ तक खर्चा किया। दूसरा मैंने क्या किया, वो गियर आपका आरपीएम मैच करने के लिए मैंने न्यूट्रल करके और एक बार एक्सीलेटर को बहुत जोर से दबाया, जिससे कि मेरे गियर बॉक्स के आरपीएम, इंजन के आरपीएम गियर बॉक्स से मैच करते हैं, जिससे कि मेरा डाउन लग जाए। तो 2 नुकसान हो गए। तीसरा, गाड़ी के ऊपर कितना लोड पड़ा, आपके इंजन के ऊपर, आपके गियर बॉक्स के ऊपर कितना लोड पड़ा। जब आप जैसे ही डाउन मारकर क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी बहुत झटका लेती है, आपके इंजन में भी और आपके गियर बॉक्स में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और फ्यूल की जो बर्बादी तो होती है। तो कोशिश ये करेंगे कि ये काम ना करें। अगर आप यही काम करना है, मान लिया पुल आ गया और आपको समझता है कि गाड़ी मेरी चढ़ नहीं पाएगी, तो ये किसी ने नहीं कहा कि आप 50 की स्पीड पे ले जाके पुल पे जाके गाड़ी पहुँचाओ और 50 की स्पीड पे फिर आप डाउन मारो। आप दूर से ही डाउन उसको गाड़ी को ब्रेक में लेकर नीचे लाकर दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी चढ़ा सकते हैं आराम से, और यही करना चाहिए। और यही पीसीआरए की एक सीख है कि हमें सब चीज़ें मालूम है। पीसीआरए यही कहता है कि ड्राइवर्स को सब कुछ मालूम है, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सुचारू रूप से हमें ड्राइवर को क्या करना है यही हमें बताना है। बाकी आप लोगों में कोई कमी नहीं है कि ड्राइवर में कोई कमी है, ड्राइवर को कुछ आता नहीं है। ड्राइवर ट्रेनर से भी ज़्यादा समझदार हो सकता है, अरे होता है, लेकिन हमें आपको क्रमबद्ध तरीके से एक उसको जगाने के लिए, आप कई बार नींद में हो जाते हैं तो अगर पढ़ाने वाला ही बोलता भैया खड़े हो जा, इधर जाने, एक बार चिटकी बजाएगा थोड़ा सा ध्यान आ जाए, तो एक तरह का रिफ्रेशर कोर्स है कि हम कोशिश करेंगे जो भारत सरकार का पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय जो है उसके द्वारा पीसीआरएस का जो कोर्स चलाए जा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए चलाए जा रहे हैं कि राष्ट्र की समृद्धि, मालिकों की समृद्धि, ड्राइवरों की समृद्धि और हमारे जो पर्यावरण के कारण हमें होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। धन्यवाद। कैसा है वीडियो भाई? आधे घंटे का तो हो गया होगा, 43 मिनट। भाई तेरे को गर्मी लग रही, मैं तो भौंक रहा हूँ तब से।